नमस्कार, मैं आलोक नंदन फिर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। अपने कहे के मुताबिक मैंने वादा किया था कि मैं डेली एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और फिर मैं वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। अब बेसिकली लिटरेचर पर ही बात करेंगे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएँगे और आज हम लोग बात करेंगे वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में वर्ड्सवर्थ को लेकर के क्या उसकी थॉट थी, उसको लेकर के बात करेंगे और फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट लेखक हुआ करते थे, उनके बारे में बात करेंगे और फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को उन लोगों ने कैसे प्रभावित किया था, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी और उस समय जो वर्ड्सवर्थ ने बहुत उस क्रांति का अद्भुत तरीके से प्रशंसा किया था कि बहुत अच्छी क्रांति है, बेहतर क्रांति है, लोगों को नई उम्मीद मिल रही है, नई आकांक्षाएं जाग रही है और यहाँ युवा होना तो मतलब कि स्वर्ग में रहने के समान है। अपनी इस एज में इस तरह की बातें वर्ड्सवर्थ ने अपने लेखनी में व्यक्त किया था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को बेसिकली जो प्रभाव पड़ा था पूरे यूरोप में वो बहुत दूर दूर तक पड़ा था और उस क्रांति के लिए जो भूमिका तैयार हुई थी उसको तैयार करने में लिटरेरी पर्सन्स लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसमें से एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नाम आता है रूसो का, जीन जैकस रूसो का नाम आता है। उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था और उसका जो लाइफ था, लाइफ स्टाइल जो था, जो जीवन शैली जो थी और जिस तरीके से उसका ग्रोथ हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत तो मैं आपको है वो कि कोई भी लेखक की लेखनी जब चलती है, जब वो लिखता है तो अगल-बगल का जो परिवेश होता है वो उसको बहुत अधिक प्रभावित करता है और परिवेश से प्रभावित होकर के ही वह उसके विचार जो होते हैं वो धीरे-धीरे ग्रो करते हैं और उसके बाद वो रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद वो उसकी कलम के ज़रिए निकलता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस का एक इम्पॉर्टेंट शख्स है रूसो है। उसके बारे में कहा जाता था कि यदि रूसो नहीं होता, बाद में इतिहासकारों ने उसकी वो की थी समीक्षा करते हुए कही थी, उसका मूल्यांकन करते हुए कहा था कि भैया ये रूसो जो है वो नहीं होते तो फ्रेंच में क्रांति नहीं होती और इसकी विचारधाराओं ने ही रूस के लोगों को उत्तेजित किया और प्रभावित किया और इस लेवल तक उत्तेजित प्रभावित किया कि उन लोगों ने क्रांति के लिए वो फ्रांस की जनता जी तो मानसिक तौर पर तैयार हो गई। उसने लिखा क्या था, उसका फेमस बुक था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने लिखा क्या था, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है उस समय के लिए। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली जो वहाँ का शासन जो चल रहा था, पूरे यूरोप का जो शासन चल रहा था वो राजतंत्र पर आधारित था। राजा मतलब कि ऑल इन ऑल, कार्यपालिका की ताकत राजा में, न्यायपालिका की ताकत राजा में, विधायिका की ताकत राजा में और राजा ही सब कुछ करता था। वो पिता भी था, वो दंड देने वाला भी था, वो सुधारने वाला भी था, सब कुछ वो राजा के तहत ही किया जाता था। और राजा के इर्द गिर्द एक नेक्सस बना हुआ था, उस नेक्सस में दरबारी लोग शामिल थे और उनसे ऊपर अपने आप को समझने वाले एक और वर्ग था जो पुरोहितों का वर्ग था, जो कि पूरी तरह से कर मुक्त था। तो इस तरह का थर्ड लेयर जो था वो किसानों का था। किसान बहुत बड़ी संख्या में थे, वो लोग काम करते थे और सारा कर वगैरह जो था वो किसान लोग दे रहे थे उस समय और किसानों से ही वसूल किया जाता था। इवन कि चर्च के लिए भी जो कर होता था वही किसानों से ही वसूला जाता था। चर्च का निर्माण करना हो, कोई धार्मिक कार्य करना हो, तो कोई लड़ाई झगड़ा हो, यदि युद्ध हो रहा हो, तो सारा भार जो था वो किसानों पर ही था। और बीच में एक और तबका क्रिएट हो गया था जो कि बुद्धिजीवियों का था, जिसको जिसको टेक्निकल भाषा में बाद में कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ के शब्द के नाम से उसको संबोधित किया कि बुर्जुआ वर्ग लोग हैं। वो लोग बेसिकली कलम घिस्सू थे, प्रोफेसर थे, वकील थे और इस तरह के लोग थे। वो लोग डॉक्टर्स थे जो बहस-वहस करते रहते थे। थोड़ा सा इकोनॉमिकली संपन्न हो गए थे और उनकी जो इकोनॉमिक संपन्नता जो थी उनकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही थी और वो लोग चाहते थे कि उनको थोड़ा सा पूछ हो और नए तरीके से एक समाज की संरचना हो। तो एक थोड़ी सी बेचैनी थी उनको लेकर के, अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के। इकोनॉमिकली तो लोग साउंड हो चुके थे और उसी दौरान बहुत सारे राइटर हुए, उनमें से एक प्रमुख आपका ये रूसो हुआ और रूसो ने जो राइटिंग की सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, उसने ये बताना शुरू किया कि आम जनता और राजा के बीच, इसके पहले दैवी का सिद्धांत था कि यानी कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है
और वह पूरी तरह से पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वो जो कुछ भी करता है वो प्रजा की भलाई के लिए करता है। यदि गलती से राजा बुरा है तो यह प्रजा ने जरूर कोई ऐसा दोष किया है, जैसा कार्य किया है जिसकी वजह से उसको एक बुरा राजा मिला है। यानी कुल मिलाकर के राजा के खिलाफ एक शब्द भी न सोचने की इजाज़त थी, न बोलने की इजाज़त थी, और न कुछ उसके खिलाफ करने की इजाज़त थी। तो मानसिक तौर पर जो था पूरा सिस्टम जो था वो राजा को केंद्र में रख करके बुना गया था, चाहे सामाजिक सिस्टम, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सैनिक, यानी कि मानव जीवन के जितने भी अंग होते हैं वो सारे सिस्टम जो थे वो राजा के यहाँ आते थे। रूसों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यह कहना शुरू किया कि नहीं, राजा पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि नहीं है। राजा और प्रजा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सामाजिक समझौता हुआ है, और वो सामाजिक समझौता के तहत राजा को लोगों ने चयनित किया है। और राजा का चयन करने के बाद ये कर्तव्य होता है कि वो प्रजा की भलाई करे, प्रजा का ध्यान रखे, प्रजा को तरीके से वो देखभाल करे। यदि राजा ऐसा करने में अक्षम होता है तो फिर प्रजा को ये अधिकार है कि वो पूरी तरीके से राजा को सत्ता से च्युत करते। तो इस तरीके की जो मानसिकता जो थी उस किताब में झलक करके सामने आई, और रूसो के द्वारा उस किताब में सामने आई, और रूसो ने बहुत तरीके से उन चीज़ों को रखा। उस पर फिर बहस वहस होने लगे और फिर सोसाइटी बदलने लगा। तो कुल मिलाकर के जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भूमिका जो बनी वो लेखकों ने तैयार की थी। उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट लेखक वोल्टेयर हुआ करता था। ये सब फ्रेंच लिटरेचर के लोग थे, और चूँकि उस समय यूरोप एक दूसरे से कनेक्टेड था, एक जगह के लिटरेरी पर्सन दूसरे जगह मूव करते थे, आपस में बातें होते रहती थी, पत्र व्यवहार होता रहता था, और जो नई नई सोच के क्षेत्र में, विचार के क्षेत्र में बातें होती थी, किताबें आती थी, पत्र पत्रिकाएँ आती थी, उनका आदान प्रदान होता था, वो लोग आपस में पढ़ते रहते थे, जानते रहते थे। तो इस उस सारे दौर में जो स्थिति पैदा हुई वो इस तरीके की स्थिति पैदा हुई कि समाज मानसिक तौर पर जो था लेखकों ने समाज को थोड़ा सा आंदोलित किया, और उस आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि एक अच्छी खासी व्यवस्था पे लोगों ने चोट का डाली। हम लोग बने रहेंगे, बात करते रहेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, फिर आगे हम लोग इस पर बने रहेंगे और बात करते रहेंगे, और कुछ ना कुछ मैं चाहूँगा कि प्रत्येक दिन बोलूँ और समझूँ और बातें करता रहूँ। आज के लिए इतना ही, और फिर मुलाकात होती है और फिर बात होती है। धन्यवाद।